डियर स्टूडेंट्स, आज ये बी कॉम पार्ट सेकंड ABST फर्स्ट इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। 31 क्लासेज में पहले ले चुका हूँ और 32 नंबर की क्लास ये है। देखिए, मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को पिछले क्लासेज में बता दिए हैं और उनके PDF नोट्स भी दे दिए हैं। अब कुछ चीज़ें और बाकी हैं, तो वो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अनुलाभ, परक्विजिट्स। देखिए, परक्विजिट्स क्या है कि ये एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे डेफिनेटली। यानी कोई भी सुविधा, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को सुविधाएं प्रोवाइड करता है, यानी उन सुविधाओं के बदले कैश नहीं मिलता, सुविधाएं ही मिलती हैं, तो उसको हम परक्विजिट्स या अनुलाभ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें कि सर्वेंट अलाउंस मिले, तो वो अनुलाभ नहीं है। यदि आपको सर्वेंट घर पर काम करने के लिए, घर पर आपके घर गृहस्थी के काम करने के लिए सर्वेंट मिले और नियोक्ता खुद ही अपॉइंट करके दे और वो आपके यहाँ घर पर काम करे, यानी एम्प्लॉय के यहाँ घर पर काम करे, तो वह सुविधा है। इसी तरह से यदि कार की सुविधा है, जैसे एक कन्वेंस अलाउंस मिले, तो वो अलाउंस है, भत्ता है, उसकी टैक्सेबिलिटी अपन अलग से पहले कर चुके हैं। लेकिन कार की सुविधा है, यानी कार आपके घर पर है, यानी एम्प्लॉय ने आपको एक ऐसी कार दे रखी है जो आप अपनी पर्सनल यूज में भी लेते हैं, तो वह कार की सुविधा है। तो सुविधा में और भत्तों में अंतर है। सुविधाएं जिनके बदले नगद नहीं मिलता और जिसको हम अनुलाभ कहते हैं, और भत्ते यानी किसी भी सुविधा के लिए भत्ते यदि मिलते हैं, यानी नगद राशि मिलती है, तो उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। यहाँ अनुलाभ ये चीज़ होगी। और इस तरह से एक नंबर की डेफिनेशन आप इसमें से लर्न कर सकते हैं। यानी वो सुविधाएं जिनके बदले कोई नगद राशि नहीं मिलती है, केवल सुविधाएं ही मिलती हैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसे हम अनुलाभ कहते हैं। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि ये अनुलाभ की टैक्सेबिलिटी कैसे बनती है। अनुलाभ 3 तरह के होते हैं। देखिए, 3 तरह के अनुलाभ होते हैं। एक तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, यानी परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होंगे वो। एक होता है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। इस परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की अब मैं डेफिनेशन बता दूंगा आपको। बेसिकली या तो वो हायर इनकम ग्रुप में है या हायर पोस्ट पे है, संचालक है, मैनेजर है, या उसकी वेतन 50, उसका जो मौद्रिक वेतन है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसको हम विशिष्ट कर्मचारी कहते हैं। और डेफिनेशन नीचे बता दूंगा, अभी मोर और लेस इतना समझ लीजिए। या तो कोई संचालक है, यानी डायरेक्टर है कंपनी का, मैनेजर है, कोई हायर पोस्ट पर है, या फिर उसका जो वेतन है वो 50,000 रुपये से, यानी मौद्रिक वेतन 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उसको हम विशिष्ट कर्मचारी कहेंगे। यानी हायर पोस्ट वाला इनकम, ये मान के ज़्यादा इनकम जिसकी होती है, ज़्यादा पोस्ट, बड़ी पोस्ट पर होती है, वो विशिष्ट कर्मचारी हो गया। उनके लिए कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल हैं, यानी जो विशिष्ट नहीं है उनके लिए वो अलाउंस एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ये है। सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त, ये कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं। तो ये 3 तरह के अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए, अलग अलग पर डिस्कस करते हैं कि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ क्या होंगे। किराए से मुक्त मकान की सुविधा, ये मैंने आपको इसके नोट्स भी दे दिए हैं, PDF भी देती हैं, आपको क्लास भी इसमें समझा दिया है कि किराए से मुक्त मकान की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो चपरासी हो, वर्कर हो, मजदूर हो, कोई हायर पोस्ट पर हो, सभी के लिए टैक्सेबल है। क्योंकि मकान सबको रहने के लिए आवश्यकता है। कोई मतलब वर्कर है, मजदूर है, तो भी मकान तो चाहिए ही चाहिए, उसको मकान तो रहने के लिए चाहिए। इसलिए ऐसी सुविधा जो कि आवश्यक रूप से है वो सबके लिए टैक्सेबल है। होटल में रहने की सुविधा, होटल में रहने की यदि कोई सुविधा है तो वो भी टैक्सेबल है सभी कर्मचारियों के लिए। अब बात ये आती है कि भाई ये इसमें कुछ अलग से भी मैं एक पॉइंट आएगा तो मैं वहाँ बता दूंगा। अभी तो यह मान के चले सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान यानी कोई ऐसा खर्चा है जो कर्मचारी को खुद को वहन करना था, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसका भुगतान कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा
कि कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, यह है सभी के लिए टैक्सेबल है। कोई भी स्थिति हो सकती है, जैसे मान लीजिए, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, यानी कर्मचारी के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसकी फ़ीस कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर। जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉय की, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? नियोक्ता। ये सुविधा नहीं है, ये क्या है एक्चुअली, इस तरह की चीज़ें हैं कि इसका भुगतान दायित्व किसका था? कर्मचारी का, लेकिन भुगतान कौन कर रहा है? नियोक्ता। इसलिए ये सभी के लिए टैक्सेबल है। यदि वो नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते जिसके लिए नियोक्ता को किसी भुगतान नहीं करना पड़ता अलग से, तो वो अलग चीज़ है, यहाँ वो सुविधा होगी। और यहाँ जो है ये करेंगे कि कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, यानी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस कर्मचारी को देनी थी, लेकिन किसने भुगतान की? उसकी एम्प्लॉयर ने। तो ये सभी के लिए टैक्सेबल है। और यदि वो नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो सुविधा है, तो वो फिर विशिष्ट के लिए वो फिर किसके लिए होगा, मैं आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ सब ये वाली सुविधा जो है ये तो सबके लिए टैक्सेबल होगी। इसी तरह से बिजली पानी की बिलों का, यानी आपके घर पर बिजली पानी का कनेक्शन है, बिल आता है और उसका पेमेंट कौन कर रहा है? नियोक्ता कर रहा है। तो ये भी कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान है और ये सभी के लिए टैक्सेबल है। होटल के बिलों का भुगतान, होटल क्लब में आप जाते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, क्लबों में होटल में खाना खाते हैं, उसके बिलों का यदि भुगतान एम्प्लॉयर कर रहा है, ये बात व्यक्तिगत काम की, ऑफिशियल काम से यदि ट्रेवलिंग करता है उसको होटल के बिल का पेमेंट करता है, वो अलग चीज़ हो गई, वो सुविधा नहीं है, वो तो दायित्व, वो तो नियोक्ता के काम से जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपनी फैमिली के साथ होटल में रुक रहा है, खाना खा रहा है, या कोई क्लब में जा रहा है, वहाँ एंजॉय कर रहा है, उसके पेमेंट यदि एम्प्लॉयर करता है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है। ये वो अलाउंसेस की बात कर रहे हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। इसी तरह से कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान, यदि कर्मचारी ने कोई ऋण लिया है, जैसे बैंक से ऋण लिया और उसका पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो भी सभी के लिए टैक्सेबल होगी। इन सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए, चाहे विशिष्ट हो या गैर विशिष्ट हो, किसी भी तरह का कर्मचारी, सबके लिए। कर्मचारी के द्वारा नियुक्त किए गए नौकर, यदि कर्मचारी ने अपने घर पर कोई सर्वेंट लगा रखा है, कोई कपड़े धोने वाला लगा रखा है, खाना बनाने वाला है, या सफाई करने वाला कोई कर्मचारी लगा रखा है, और उसके वेतन यानी खुद ने लगाया है, खुद ने अपॉइंट किया है, किसने? एम्प्लॉय ने, और फिर उसके वेतन का भुगतान एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वो सभी के लिए टैक्सेबल है। हाँ, यदि एम्प्लॉयर ने खुद ने अपॉइंट किया और वो उसके काम कर रहा है तो वो अलग सिचुएशन हो गई, वो फिर नियोक्ता के दायित्वों का भुगतान नहीं, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नहीं होता, फिर वो सुविधा है। यहाँ कम सुविधा तो ये भी है, लेकिन ये सुविधा सभी के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि कर्मचारी ने खुद ने अपॉइंट किया अपने यहाँ सर्वेंट को, और उसके वेतन का भुगतान कौन कर रहा है? नियोक्ता। दायित्व किसका था? कर्मचारी को भुगतान करने का दायित्व था, लेकिन कर भुगतान कौन कर रहा है? नियोक्ता। इसलिए ये सभी के लिए टैक्सेबल होगा। इस तरह कर्मचारी के द्वारा देय आयकर, आयकर का भुगतान करने का दायित्व, जैसे आयकर मैंने बताया था प्रत्यक्ष कर है, जो व्यक्ति उसका भुगतान करता है वही उसके भार को वहन करता है। फिर भी यदि एम्प्लॉय उसका भुगतान कर रहा है तो यही माना जाएगा कि कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता कर रहा है और वह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। कर्मचारी के स्वयं की मोटर कार के खर्चे का नियोक्ता द्वारा भुगतान, यदि कर्मचारी के खुद की कार है और वह एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज में हो रही है और लेकिन उसके खर्चों का पूरा भुगतान एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो भी यही माना जाएगा कि कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता भुगतान कर रहा है और वह सभी के लिए टैक्सेबल होगा। इस प्रकार की ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं, देखिए मैंने बिजली पानी का स्पष्टीकरण ऊपर भी दे दिया, नीचे भी स्पष्टीकरण दे रखा है उन्होंने। इस तरह कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वार्षिकी के प्रीमियम यानी LIC के प्रीमियम का भुगतान कर्मचारी को खुद हुआ करना चाहिए, लेकिन यदि वो एम्प्लॉयर कर रहा है तो वही माना जाएगा कि कर्मचारी के दायित्व का भुगतान एम्प्लॉयर कर रहा है, और ऐसी स्थिति में यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी।
अन्य निर्धारित आनुवंशिकी और किसी तरह का फ्रिंज बेनिफिट कोई मिल रहा है तो वो भी यही माना जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा ये अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का अंशदान। सुपर एन्युएशन फंड होता है कि सुपर एन्युएशन फंड, इसमें 1.5 लाख रुपए तक का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। ये उससे ज़्यादा यदि होगा तो वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा। 1.5 लाख रुपए तक का तो एग्जेम्प्ट है, और उससे ज़्यादा होगा तो ये लिखा है इसमें अधिवार्षिक निधि में नियोक्ता का अंशदान गत वर्ष में 1.5 लाख रुपए से अधिक हो तो अधिक कर्मचारी के अनुलाभ के लिए कर योग होगा। यानी 1.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, उससे ज़्यादा यदि होगा तो सभी कर्मचारियों के लिए वो टैक्सेबल होगा। तो ये हो गई वो सुविधाएँ जो कि सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल है। अब आप लेते हैं कि केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग अनुलाभ, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग अनुलाभ। तो मैंने पहले बता दिया आपको, विशिष्ट कर्मचारी को हुआ जो संचालक है या कंपनी में मैनेजर है या उसका कंपनी में सार्वजनिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो उस कंपनी में, फर्म में, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक का माना जाएगा कम से कम उसका 20%, यानी 1/5 भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि 1/5, कम से कम 1/5 या उससे अधिक यदि उसका शेयर है, मान लीजिए उसकी पार्टनरशिप है तो 1/5 या उससे ज़्यादा शेयर यदि उसका है उसमें, तो उसको ये माना जाएगा सार्वजनिक है, और उसको भी हम उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट कर्मचारी कहेंगे। यानी कर्मचारी भी हो सकता है वो, और उस फर्म में या उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका 1/5 से ज़्यादा शेयर भी हो सकता है, दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो सार्वजनिक कर्मचारी कहलाएगा। और गत वर्ष मैंने बता दिया कि भी 50 गत वर्ष में मौद्रिक कर योग्य राशि 50,000 रुपये से अधिक हो तो ये कर्मचारी क्या कहलाएगा, विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। और उसमें अभी नीचे बताऊंगा कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो इन्हीं के लिए टैक्सेबल हैं, जो गैर विशिष्ट हैं उनके लिए वो टैक्सेबल नहीं होती हैं। इस क्लास में इतने बताते हैं, अगली क्लास में आपको वही बताया जाएगा कि विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कौन कौन से अनुलाभ टैक्सेबल हैं, बाकी के लिए जो टैक्सेबल नहीं है। थैंक यू।